वाले 10 साल में क्या होगा और हम क्या देखेंगे अगर आज नहीं संभले तो। न्याणा से अंकल सुभाष सहरावत जी, भाई प्रदीप सहरावत जी, मोनू भाई किसान नेता व अन्य साथी, सुबेर सिंह जाखड़ तहसील कल्याण अधिकारी, राजपाल जी, पवन जी, अरविंद व अन्य साथी, मोहित नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर, अभी आप उनको सुन रहे थे, मेरे बड़े भाई कृष्ण गोदारा जी, डाबड़ा से मेरे पिता तुल्य रमेश पायल अंकल जी, भाई सतवीर जी, मैयर से विनोद भाई जी, नसीब भाई जी, शमशेर भाई जी, अन्य साथी, कलाकार साथी और गांव सातरोड से जो अपने, मैं हमेशा विकास भाई को एक सफल वक्ता के रूप में देखती हूँ और ऐसे युवाओं की हमारे समाज को जरूरत है। विकास भाई एक कलाकार ही नहीं है, विकास भाई वो व्यक्तित्व है जो समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम करते हैं। तो मैं विकास भाई का भी स्वागत करती हूँ और हमारे बीच में हमारी टीम के साथी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल किया, बिना माँ के जीवन जिया, माँ का अभाव क्या होता है। अभी आप एक सुरीली आवाज से सुन रहे थे जसवीर पेटवाड़ जी, अब उनकी भी एक जीवन की बहुत अलग कहानी है। मेरे भाई एनडी न्याणा जी, सुखविंदर न्याणा जी, दोनों कलाकार ऐसे हैं जो बिल्कुल आम गरीब परिवारों के बच्चे हैं, लेकिन आज अपनी मेहनत से, अपनी कला से, आप सभी ने सुना, मेरी बहन छोटी ममता माथुर, इनके बारे में मैं बताऊंगी, बहुत सारी बेटियों को हौसला मिलेगा। हमारे गांव की कुछ लड़कियां हैं जो खेल खेलती हैं, अंजलि शर्मा जी जो डी ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, गायत्री जी लॉन्ग जंप से हैं और सरिता है जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 10 किलोमीटर की खिलाड़ी है। सरिता छोटी है जो स्टेट प्लेयर है, सैजल सहरावत है जो कबड्डी की प्लेयर है, तीजा कबड्डी प्लेयर है। सभी छोटी बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जितने भी मेरे सामने बैठे मेरे चाचे ताऊ, मेरी चाची ताई, मेरे छोटे बहन भाई, सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज की ये खूबसूरत रात, मुझे पता है बहुत गर्मी का मौसम है, लोग आजकल सुविधाएं बहुत ज्यादा आ गई है। कई बारी कई ताऊ पूछ लेते हैं, मैं कहती हूँ कि ताऊ बात तो सही है, सुविधा आ गई, एसी का जमाना आ गया, गर्मी लग गया जब बटन दाबना, पंखा भी नहीं हिलाना, नहीं तो पहला ताई रूक के मारती फिरा करती, कोई बीजना दे दो रे, कोई बीजना दे दो रे, पसीना आ रहा है, ऐसा टाइम था। लेकिन आज एक बटन दबाते हैं और एसी के रूम में हम घुस जाते हैं। लेकिन मैं उससे अलग देखना चाहती हूँ मेरे हिंदुस्तान को। आज हमने बच्चों को सुविधाएं दे के पिलपले बढ़ा दिए, पिलपले। जब बालक ने कहते नहीं इस दुकान तक कुछ सामान लिया, बालक इतने लाल होले हुए। तो जब मैं मेरे देश के लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, विपत्तियां, विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां जब तक इंसान धरती पे जिएगा रहेगी। मान लो कभी देश पे कोई आपदा आ गई, क्या ये पिलपले बालक अपने देश की आजादी के लिए भगत सिंह बन सकते हैं? मैं मेरी माओं से पूछना चाहती हूँ, क्या आज जो बच्चा को हमने सुविधाएं देकर के इतना कमजोर बना दिया है कि किसी बच्चे का बाप इस दुनिया से चला गया, माँ दुनिया से चली गई, क्या वो उस दुनिया से लड़ पाएगा? अगर मेरे को वो सुविधा मिली होती तो क्या मैं एक विधवा माँ की बेटी संघर्ष करके आज इस मंच तक आ सकती थी? मैं एक बार पूछना ये चाहती हूँ मेरे गांव के लोगों से कि जो आज जो सुविधाएं बढ़ी है, मैं उनको ज्यादा सा अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान, मैंने पूरे विश्व को घूमने का अवसर मिला है खेल के माध्यम से। ठोकरें खाती गई, चलती गई, खेत की पगडंडियों से चली, कहीं गिरी कहीं उठी और पूरे विश्व के सातों महाद्वीपों पे जाने का अवसर मिला अपने खेल के माध्यम से। एक ऐसा खेल चुना जिसके पास भी जाऊं, जिससे भी बात करूं, सब नुका छोरी किसे खेल का हाथ ला रही है। और कई भाई तो मेरी ताई क्या करें, घर बैठी बैठी बचपन तक सुनी न्यू लिया है बेबे बरपाई, न्यू कहता बैठी है, बोलिए बहुत दुखी हो रही हूँ, जिंदगी पहाड़ वर्गी हो रही है। वो पहाड़ बहुत कठिन है, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, ग्लेशियर से लड़ना पड़ता है, तूफानों से लड़ना पड़ता है, सांस लेने के लिए वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, बहुत सारी विपरीत चुनौतियां हैं। लेकिन उस खेल से मैंने बहुत कुछ सीखा। उस खेल ने मुझे योद्धा बनाया, उस खेल ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया,
उस खेल ने मेरे साहस को बढ़ाया, उस खेल ने मेरे को पर्यावरण का महत्व बताया, और उस खेल ने मुझे यह सिखाया कि इंसान की कितनी बड़ी वैल्यू है। पैसा बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा बहुत छोटी सी चीज है। मैं जिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूं, सर्च कर लेना जितने युवा साथी बैठे हैं, मैं SIS कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूं। उसके मालिक बहुत ही बड़े धनाढ्य परिवार से जीरो से शुरू किया था, आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े नेता भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। मैं उनके पास एक दिन बैठी थी, बात मैंने उनसे जीरो से शुरू की कि मैंने कहा बाबूजी, कभी आप साइकिल पे चलते थे और आज इतना बड़ा साम्राज्य आपने कैसे खड़ा कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी तड़प है कि आपने इतना कठिन संघर्ष कैसे किया, क्या आपके पास पैसा था? तो मेरे बाबूजी ने कहा कि अनीता बेटा, पैसा बहुत छोटी सी चीज है। पैसा जिस इंसान के पास है वो इतनी तरक्की नहीं कर सकता। पैसा तो एक कूड़े के समान है। आदमी के अंदर इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प और साहस होना चाहिए, वो इंसान किसी भी मंजिल को छू सकता है। मैं आज ये बात विश्वास के साथ कहता हूं। बहुत सारे मेरी टीम के साथी, जब लोग सवाल करते हैं, जब वो ग्राउंड पे आते हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकारों के लोगों से मिलते हैं। मेरी टीम में PhD वाले बच्चे भी हैं, मेरी टीम में डॉक्टर भी हैं, मेरी टीम में रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं, प्रेजेंट में जो नौकरियां कर रहे हैं, वर्तमान में जो नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति तो भी हैं। जब वो लोगों से रूबरू होते हैं तो बहुत सारी बातें अच्छी बुरी हमारे पास आती है। कभी कभी थक भी जाते हैं, फिर मेरे पास आते हैं कि लोग ऐसे कह रहे हैं, लोगों के ये सवाल है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले को पसंद करते हैं, लोग बहुत सारे पैसे वाले को पसंद करते हैं, लोग ये भी हैं, लोग वो भी हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ मेरी टीम को, मैंने कहा आप दिल से काम करते चलिए, एक दिन ऐसा मंजर आएगा, ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा, क्योंकि आज देश और समाज को ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है। हमारी टीम का वो सम्मान होगा। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मन की इस राजधानी में पहुंचे थे तो वहां पर किस तरीके से हिटलर ने स्वागत किया था। जब सुभाष चंद्र ने उस सुभाष चंद्र फौज का निर्माण किया, आजाद हिंद फौज का, और मैं अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा के कटक में बैठी थी, वहां पर मैंने उस पवित्र स्थली को देखा जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया। मैं उस जगह पे गई जहां पे उसका जन्म हुआ, जहां उस धरती पे उसने जन्म लिया, उस घर में उसने जन्म लिया। मैंने उस धरती को नतमस्तक किया और मैं उस परिवार से मिली और मैंने जानना चाहा कि कितनी कठिनाइयों से सुभाष चंद्र बोस ने, उनके जो परिवार के सदस्य से, उनसे उनकी कहानी जानने का अवसर मिला। मेरी तड़प थी, मेरी भूख थी। मैं जैसे उड़ीसा में पहुंची और मुझे पता चला कि कटक के अंदर उनका जन्म हुआ है, मैंने कहा कि मैं मेरा काम जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो मैं बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं उस पवित्र स्थली पे जाना पसंद करूंगी जहाँ एक क्रांतिकारी वीर योद्धा को जन्म दिया। मैं सबसे पहले उस मातृभूमि को नमन करना चाहूंगा। उन हालातों में जब देश गुलामी की बेड़ियों में था, चारों तरफ अंग्रेजों ने घेरा हुआ था, कहीं पर भी निकलने के लिए हर हिंदुस्तानी की चेकिंग होती थी। उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने एक आजाद हिंद फौज का जन्म, एक निर्माण किया। और कितनी हालात, कितनी चुनौतियां रही होगी, कितने विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया होगा, कैसे अपने आप को बचाया होगा। जब भी मेरी टीम नर्वस हो जाती है तो मैं उन इतिहास के उन महान योद्धाओं के बारे में बताती हूँ कि मैंने कहा कि आज लोग बेशक से आपका विरोध कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि मैं बैठने वाली नहीं हूँ, मैं थकने वाली नहीं हूँ। अंतिम क्षण तक लड़ूंगी, जब तक हर व्यक्ति वो स्वागत नहीं कर देगा मेरी टीम का, मैं तब तक इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी। क्योंकि मैं अपने लालच के लिए यहाँ नहीं आई, मैं अपने स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं आई, और मेरा लालच है तो वो बहुत बड़ा है। ये जितनी भी मेरी माएँ बैठी हैं, जब इनके पास, मैं चूल्हे के पास जाकर के बैठती हूँ, जब ये अपने दर्द को मेरे साथ बयां करती है, किसी का पति पी रहा है, नशे में है, किसी का जमाई नशे में डूब करके मर गया है, 23 साल की, 24 साल की, 25 साल की, 26, 28 साल की बेटी विधवा है, किसी का बेटा नशे के अंदर है, खराब हालात में है, चिट्टा खा रहा है,
वो माँ जब मेरे गले से लग करके रोती है, उस दर्द को मैं बहुत बखूबी जानती हूँ। बहुत बड़े लालच के लिए आई हूँ, छोटे लालच के लिए नहीं आई हूँ। मेरा लालच एक ही है कि मेरा देश का हर नागरिक स्वस्थ हो, मजबूत हो। और जिस तरीके से एक माँ जब बेटे को जन्म देती है तो वो उसकी छठी भी मनाती है। हमारी छठी नहीं मनती है। हम चाहे कितनी उपलब्धि दे दें, हम कितने झंडे गाड़ दें, कितने बड़े बड़े ओलंपिक में मेडल ले आए, हमारे जन्म होने पे आज भी माओं का चेहरा ऐसे नहीं खिलता जितना बेटों के जन्म पे खिलता है। जितना बेटों के अंदर उम्मीद देखती है, बुढ़ापे का सहारा देखती है, और वो अपनी ताकत देखती है कि जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी तो मेरा बेटा मेरे को उठा करके, जब मेरे से नहीं उठा जाएगा, जब मेरी 70 साल की उम्र हो जाएगी तो मेरा बेटा मेरे को सहारा देगा, ताकत देगा, और वो मेरी मजबूती बढ़ने का काम करेगा। मैं मेरे बहन भाइयों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप का मान और सम्मान बढ़िए। जब मेरी माँ 28 साल की विधवा हो गई थी, उन्होंने 13 दिन के बाद जब मेरी आंखों में आंख डाल के देखा तो उसकी एक इच्छा थी कि मेरी बेटी, मेरी ताकत बढ़ेगी, मेरा सहारा बढ़ेगी, मेरी मजबूती बढ़ेगी। और मेरी इतनी समझ नहीं थी, इस परमात्मा ने मुझे वो चीज बख्शी कि परमात्मा ने इतना मेरे अंदर सद्बुद्धि दी कि मुझे अपनी माँ को संभालने का मौका दिया, अवसर दिया, ताकि मैं अपने माँ की ताकत बढ़ पाऊं। और उस दर्द को बहुत बखूबी जानती हूँ। बहुत सारे अभिवक्ता बोल रहे थे, मेरी टीम के साथी भी बोल रहे थे, सबके अपने अपने विचार होते हैं। मैं विचारों से नहीं डरती हूँ, लेकिन मैं मेरे समाज के लोगों से, मेरे देश के लोगों से पूछना भी चाहती हूँ कि बदलाव की जरूरत नहीं है क्या? आप समाज में रहते हो, आज के जो हालात है, मानती हूँ देश ऊपर प्रगति कर रहा है, लेकिन आज समाज खोखला होता जा रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, स्वास्थ्य जीरो हो गया है, हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा भीड़ है। आज कोई डॉक्टर हॉस्पिटल खोलता है तो उस हॉस्पिटल की तादाद कुछ दिन में देखना कि लाइन लंबी लंबी हो जाती है। ये कौन इसके ऊपर विचार करेगा? कौन इसके ऊपर बात करेगा? कोई तो आएगा इस पे विचार करने के लिए। हम बहुत बड़े बड़े जन जागरण करते हैं, बहुत सारे। मैं किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, मेरा देश धार्मिक है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं भी परमात्मा को मानती हूँ, जो देई दोते धोखे जाते हैं उसको धोखती हूँ, जो मेरी माँ, मेरे दाते बुजुर्ग मानते हैं उनको मानती हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जब देश के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, आज युवा नशे में जा रहा है, आज मेरी संस्कृति के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का असर हो रहा है। आज मैं देख रही हूँ कि घर के अंदर पिज्जा, बर्गर, मेरे को तो नाम भी याद नहीं, जिस प्रदेश के अंदर, जो हरियाणा, जिसकी एक मिसाल दी जाती है